नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वंदिता खन्ना, आपकी अपनी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आज की वीडियो का टॉपिक है फॉल प्रिवेंशन इन एल्डरली। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली मैं भी बहुत टाइम से एड्रेस करना चाहती थी। आई वांट टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग पीपल कि हम कैसे सिंपल रेमेडी से अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एडल्ट पॉपुलेशन है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको गिरने से बचा सकते हैं। बहुत सारी लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस ना सिंपल रेमेडी से ठीक हो सकती है, बचाई जा सकती है। एज वी ऑल नो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और अगर हम छोटे छोटे चेंजेस अगर अपने फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एनवायरनमेंट में कर दें और उनको गिरने से बचाएं, तो क्यों नहीं? इज़न्ट इट गुड? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये देखना है कि फॉल जो है वो एल्डरली में सबसे ज़्यादा होता है। अगर साल में वो 2 बार गिर गए हैं, एक से ज़्यादा बार, तो उनकी टेंडेंसी ऑफ फॉल जो है वो ज़्यादा है। रिकरेंट फॉल्स होते हैं, उनका प्रेवलेंस भी कहीं ना कहीं गिरने का ज़्यादा होता है, क्योंकि रिसर्च हमें ये भी बताती है कि जो लोग गिरते हैं उनका फेयर जो है फॉल को लेके बहुत ज़्यादा जो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से भी एक फॉल हो सकता है। मतलब आपको कोई टैंजिबल, कोई फिजिकल एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं चाहिए। ओल्ड एज में जो फॉल्स होते हैं, गिरते हैं, उसको मतलब फॉल होने के लिए फियर इटसेल्फ कैन बी अ बिग फैक्टर जिसकी वजह से कोई गिरता है। इनफैक्ट रिसर्च ये भी कहती है कि अगर पीयर ग्रुप में कोई 1 या 2 इंसान गिरते हैं, उनको देख के जो लोग नहीं गिरे हैं उन एल्डरली में भी इतना डर बैठ जाता है कि अरे वो गिर गया है तो फिर कहीं मैं भी ना गिर जाऊँ। क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि जब गिरते हैं तो इंजरी होती है, इंजरी से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एंड नोबडी वांट्स टू गो दैट वे। तो हमें बहुत ज़रूरी है फॉल प्रिवेंशन में सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो जो फियर है उसको हमें ओवरकम करना है। उसके लिए अगर हम सिंपल रेमेडी, सिंपल स्टेप्स लें और उस चीज़ का अवेयरनेस हम उनको भी कराएं अपने एडल्ट पॉपुलेशन को, जो हमारे घर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, तो वो फियर को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब क्यों फॉल होता है, उसको रीज़न को समझते हैं। फॉल इसलिए भी होता है कि बहुत सारे इम्पेयरमेंट्स हैं, कोई इंजरी हुई है, पहले की इंजरी है, या एज रिलेटेड चेंजेस हैं। एज रिलेटेड चेंज में विजन के चेंजेस आ जाते हैं। बहुत कॉमनली देखा गया है मैक्यूलर डिजनरेशन हो गया, ग्लोकोमा हो गया है, और कैटरैक्ट के इश्यूज़ हो गए हैं। फिज़िकल चेंजेस आ जाते हैं, स्ट्रेंथ कम हो गई है, बैलेंस इश्यूज़ आ गए हैं, ये सारे चेंजेस होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट, और हमारे बेसिकली मल्टी फैक्टोरियल इनपुट होता है ये भी, कि जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं जिस वजह से फॉल जो है वो अकर हो सकता है। और हमें कहीं ना कहीं कोशिश ये करनी है कि जितने फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें और जितने फैक्टर्स को हम चेंज करके अपने ओल्डर एडल्ट पॉपुलेशन के हिसाब से उसको बना सकें, उतना हमें वो करना है। तो सिंपल रेमेडीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं मोर और लेस आपको बता रही हूँ फिज़िकल स्ट्रक्चर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में। उससे पहले आपको ये भी बताऊँ मैं कि विज़न में हमें पता है ओल्ड एज में क्या होता है कि सबके ग्लासेस लग जाते हैं, एंड पास की विज़न जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। और आजकल क्योंकि ग्लासेस ऑलमोस्ट बच्चों को ही लग जाते हैं, तो एडल्टहुड में सबके ही होते हैं। ओल्ड एज में जाके तो ऑलमोस्ट सबके ही होते हैं। बहुत कम हमें देखने को मिलता है कि ओल्ड एज में किसी के ग्लासेस नहीं हैं। और दूर की विजन पहले जाती है, जो कि हमारे एडल्टहुड में चली जाती है। ओल्डर एडल्ट्स में जो है पास के विजन के ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो बाय द टाइम पीपल रीच 65-70 उनके पास ग्लासेस बाइफोकल होते हैं, दूर के एंड पास के। सो अगर आप उनको एक ग्लास ना देके उनके 2 सेपरेट ग्लासेस बना दीजिए, फॉर डिफरेंट विजन्स। एक विजन फॉर दूर के लिए, और एक जो ग्लास है आपके पास की विजन के लिए। मतलब आपने जो चश्मा देना है वो बाइफोकल नहीं देना है, अलग अलग ग्लासेस बनाने हैं। वो ग्लासेस जो दूर देखने के काम आएंगे, वो ग्लासेस जो पास देखने के काम आएंगे। ये जो है रिसर्च के हिसाब से हमारे फॉल को 30% तक कम कर देता है एल्डरली पॉपुलेशन में। वो अलग अलग ग्लासेस लगाएंगे। बाइफोकल ग्लासेस जो है ना, वो हमें हमारे एल्डरली पॉपुलेशन का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसका एक्यूरेट पोजीशन और उसका प्लेसमेंट नहीं बता पाता एज पर रिसर्च। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम उन्हें 2 डिफरेंट ग्लासेस दें। अब इन्वायरमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में आपको ये देखना है कि जो उनका रूम है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्लेस वेयर द आर एल्डरली आर लिविंग।
तो उनका एक रूम है, रूम में उनका एक बेड है। अब आपको ये देखना है कि जो जो चीज़ें उनके जो फिज़िकल स्ट्रक्चर में आता है, आपका जो फर्नीचर प्लेस्ड है, फर्नीचर में क्या क्या उनके आसपास है। बेड है, आप उनका अलमीरा है, उनका वॉशरूम है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि जो उनका रूम है वो कैसे प्लेस्ड है। वहाँ पे कोई जगह का कंस्ट्रेंट तो नहीं है, मतलब उनकी मूवमेंट जो है वो फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कम जगह है, हौच पौच है, कुछ क्रॉस करके जाना है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ऑल यू हैव टू टेक केयर इज़ कि उनका जो रूम है वो फ्रीली एक्सेसिबल हो, वो आराम से उसको एक्सेस कर सके। जैसे उन्हें अगर रात को भी वॉशरूम जाना है तो उनको बहुत सारे जगह से मैनिपुलेट करके ना जाना पड़े। उनका रास्ता फ्रॉम द बेड टू द वॉशरूम जो है वो फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। जितना लिमिटेड आप उसमें फर्नीचर रखें उतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। लाइटनिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लाइट विद इन रीच होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उठ के दूर जाना है नहीं। आप कोशिश करिए कि एक लाइट स्विच जो है उनके बेड के आसपास ही रखिए, जब वो उनको खड़ा भी ना होना पड़े, बेड के साथ ही हो एंड वो लाइट को ऑन कर सकें। लाइटनिंग हमेशा ही उनके रूम में रहनी चाहिए। लाइटनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालती है कि विजन के जब चेंजेस आते हैं तो वो कितना उसको एक्सेस कर पाते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि लाइटनिंग ऑप्टिमम हो। लाइटनिंग बहुत डिम नहीं होनी चाहिए, बहुत ब्राइट नहीं होनी चाहिए, ऑप्टिमम लाइटनिंग होनी चाहिए। और उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्लेयर नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ ग्लेयर? ग्लेयर इज़ बेसिकली जो रिफ्लेक्शन आता है। बहुत शाइनी सर्फेस होते हैं, जैसे कि टाइल्स होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा शाइनी सर्फेस होती है, मतलब रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। या फिर आपके जो मिरर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मिरर्स लगे हैं, तो बिकॉज विजन के में चेंजेस आ गए होते हैं एडल्टहुड में, तो ग्लेयर की वजह से भी बहुत टाइम्स फॉल्ट होता है। तो आपको ये देखना है कि प्लेसमेंट ऑफ लाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि ग्लेयर नहीं आना चाहिए और लाइट जो है एक्सेसिबल होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं उनकी जो सामान है, जो वो रेगुलरली यूज़ करते हैं, जो भी हमारे क्लोथ्स एंड एवरीडे जो भी मटेरियल है, वो बहुत ही स्ट्रक्चर करके आपको उनके रूम में रखना है। आप जो सामान जहाँ रखते हैं या वो जहाँ पे अपना सामान रखना चाहते हैं, उसकी स्पेसिफिक लोकेशन सेट होनी चाहिए। वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं होना चाहिए कि रूम में कहीं भी पड़ा है। एक तो है कि हमें क्लटर फ्री एनवायरनमेंट रखना है, डी क्लटर करना है, इन द सेंस एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज, इन द सेंस कि ये नहीं कि टेबल है, कभी आपने उनका जो ग्लास है वो टेबल पे रख दिया, कभी आपने बेड के पीछे जो जगह होती है वहाँ रख दिया, तो ये नहीं करना है। एवरी ऑब्जेक्ट दैट योर ग्रैंड पेरेंट और जो भी हमारे एल्डरली हैं, दैट ही और शी यूजेस रेगुलरली, स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए उसकी। जो उनके क्लोथ के सेक्शन है वो अलग होने चाहिए। अब उसमें भी आप स्ट्रक्चर करके अलग अलग रख सकते हैं। एंड सबसे अच्छा ये होता है अगर आप उस पर लिख के रख दीजिए, लेबल कर दीजिए। जैसे हम किसी भी स्टोर में जाते हैं, हमसे लेबल्ड होता है ना, मैन वुमेन दिस दैट ऑल दैट, इस तरह से आप उनकी चीज़ें भी लेबल करके रख सकते हैं। अब कुछ लोगों को पढ़ने का बहुत शौक होता है तो उनके पास बुक्स होते हैं, किसी को गाने का सुनने का शौक है तो उनके पास ऑडियो के रिकॉर्डिंग है, तो आप उसको स्ट्रक्चर करिए, उस पर लिखिए, यहाँ पे क्लोथ्स हैं, यहाँ पे आपका ऑडियो का सामान है, यहाँ पे आपके जो भी उनको पसंद है बुक्स हैं, एंड एक्सेसिबल हो। ऐसा ना हो कि बहुत हैवी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर हो और उतारते समय उनको बहुत वेट लेना पड़े और वो गिर जाए, या बहुत ज़्यादा नीचे हो प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और उनको झुक झुक के उठाना पड़ रहा है। बिकॉज आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके जो एल्डरली हैं वो अभी कितना फिजिकली एक्टिव हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एल्डरली कर लेते हैं, दे वेरी एक्टिव विच इज़ वेरी गुड, बट कुछ जो नहीं कर पाते तो उनका रेगुलर डे सामान आप ऑप्टिमम जगह पे रखिए, विद इन रीच। अगर आपका शोल्डर यहाँ है तो 90 से 120 डिग्रीज के रेंज में आपका सामान वो आ जाए। बहुत ऊपर नहीं रखना, बहुत नीचे नहीं रखना है, और वहाँ पे भी आपका अगेन एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वॉशरूम का बहुत ध्यान रखना है। वॉशरूम में आपने क्या क्या चेंजेस करने हैं। वॉशरूम में जब एंटर करते हैं तो जो आपका डोर होता है, डोर नॉब जो है वो आपका बड़ा होना चाहिए, डोर नॉब छोटा नहीं होना चाहिए, डोर नॉब बड़ा होना चाहिए जो वो उनको सपोर्ट दे। वॉशरूम की जो लाइट है वो हमेशा बाहर से और अंदर से दोनों तरफ होनी चाहिए। अगर आप दोनों नहीं कर सकते हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि बाहर से हो। अब मैं आपको बहुत सारे चेंजेस बता रही हूँ, इट वोंट बी पॉसिबल कि सारे लोग सारे चेंजेस कर सके, इसलिए आप हमेशा देखा रहिए कि आप ये कोशिश करो कि जो जो आप कर सकते हो वो आप ज़रूर करो, जो नहीं कर सकते उसका आप मॉडिफिकेशन ढूंढो। तो अगर आप दो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बाहर लाइट हो। वॉशरूम के अंदर जाके लाइट को एक्सेस करना इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। रात को, दिन में, सोते जागते किस तरह से वो जा रहे हैं आपको नहीं पता, तो वॉशरूम में सबसे ज़्यादा फॉल्स होते हैं
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे लाइट बाहर होनी चाहिए, अंदर नॉन स्किड मैट होना चाहिए ताकि वो गीले में गिरे नहीं। जो उनका शावर जहाँ पे लेते हैं वहाँ पे आप शावर सीट लगा सकते हैं, या फिर आप नॉन स्किड मैट के ऊपर उनको एक शावर चेयर दे सकते हैं। जो उनका कोमोड है उसका आप ध्यान रखिए, कोमोड उनके लिए फ्रीली एक्सेसिबल होना चाहिए। वहाँ पे आप ग्रैब बार्स लगा सकते हैं। ग्रैब बार क्या होते हैं? बेसिकली एक हैंडलिंग बार होता है, दीवार पे कोमोड के साइड पे आप लगा देते हैं। आप हैंगिंग साइड पे भी हैंगिंग एरिया शावर साइड पे भी आप लगा सकते हैं कि जब भी उनको लगे कि अरे बैलेंस उनका वीक हो रहा है या वो गिरने वाले हैं तो वो उसको पकड़ लें, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। फिर जैसे अब उन्हें जो उनके कपड़े या कुछ भी वो लेके जाएंगे ऑब्वियसली शावर करने के लिए, तो उसके लिए एक अलग से जगह होनी चाहिए जो सूखी होनी चाहिए, वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए कि वहाँ पे बास्केट हो और वो उसको कंफर्टेबली यूज़ कर सके। हैप्पीज़ैट कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ प्रेडिक्टेबल होना चाहिए उनके लिए। और जो आपके पानी के वो होते हैं, आपके टैप्स होते हैं गर्म ठंडे के, आप उनको अलग रखें, उन पर भी आप टैग लगा सकते हैं। अगर किसी को मेमोरी चैलेंजेस हैं तो वो भूल ना जाए कि कौन सा है टैप बंद करना है, उसके लिए आप देखिए कि आप स्विच दूसरे तरह के लगा सकते हैं। वो सारी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे स्टेयरकेस होता है हमारे घर में, या वो बिल्डिंग से एक्सेस कर रहे हैं। अगर लिफ्ट्स अवेलेबल हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं है स्टेयरकेस है तो स्टेयरकेस में लाइटनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टेयरकेस में कंट्रास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। कंट्रास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब अगर लाइटनिंग कम हो या फिर अंधेरा हो या कंट्रास्ट अगर नहीं होता है और विजन इश्यूज़ हैं और स्ट्रेंथ इश्यूज़ हैं तो कई बार स्लिप कर जाते हैं। दीज आर कॉमन प्लेसेस जहाँ पे हमारे एल्डरली स्लिप कर जाते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट जो है विजुअली बहुत ज़्यादा इनलाइटनिंग होता है, मतलब जो हमारे एज होता है उसमें हम टेप लगा देते हैं, ब्राइट कलर टेप्स। तो वो जो है एल्डरली को एक विजुअल फीडबैक देता है कि यहाँ पे एज आ गया है आपके स्टेयर का, एंड इसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेयर है तो वो नीचे आ रही है, तो आप जो फुट है आप वहीं तक प्लेस कर सकते हैं, उसके आगे नहीं। तो वो टेप्स का यूज़ बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हैंड रेल होनी बहुत ज़रूरी है। हैंड रेल बहुत नीचे ना हो, हैंड रेल जो है कम से कम उनके एल्बो तक की रेंज की हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो आपका स्टेयर है उसमें कई बार टाइल्स लगी होती हैं, या अब उसकी बेसिकली फ्लोरिंग क्या है वो भी आपको देखते हैं। वो भी अगर ऐसी फ्लोरिंग है जो स्लिप कर सकती है या उसमें पानी नहीं होना चाहिए तो आप नॉन स्किड मैट्स वहाँ पे भी लगा सकते हैं। फ्लोर जो है नॉर्मल विद इन द हाउस जो आपके फ्लोर है उसमें कोई भी फ्री रंग नहीं होना चाहिए, कार्पेट्स या कुछ कुछ ऐसे पड़ा है वो सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो जो है इंक्रीज की फॉल होगा विद इन द हाउस, विद इन द विसिनिटी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसे कुछ भी लूज जो है ऑन द फ्लोर नहीं होना चाहिए कि उन्होंने नहीं देखा और वो ट्रिप कर गए, तो दैट इंसिडेंट ऑफ ट्रिपिंग जो है वो हमें कम करनी है। वो सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि 1% अगर फॉल हो गया है तो अब हम क्या करेंगे। तो अगर फॉल हो गया है तो उसके लिए हमेशा इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। इमरजेंसी सर्विसेज में उनके रूम में इमरजेंसी बेल हो, जो या तो घर पे कोई अगर ऑलरेडी रहता है तो उस तक पहुंच जाए, सेंटर रूम तक, या फिर नेबर्स में कहीं फ्लैश हो जाए एंड कोई नेबर से आपने बात कर रखी है कि कभी इमरजेंसी हो यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, देन यू कैन कम इनसाइड। घर पे अगर कोई नहीं है, अगर कोई है तो उधर सेंटर रूम में फ्लैश हो जाए एंड समबडी कैन इमीजिएटली गो फॉर हेल्प, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो एकदम गिर गया एंड दे हैव जस्ट कपल ऑफ सेकेंड जिससे पहले कि वो बेहोश हो एंड देन दे कैन माइट बी एबल टू यूज इट। ऐसे ही आप एक इमरजेंसी बेल बाथरूम में भी लगा सकते हैं। देन आप उनके फ़ोन पे इमरजेंसी नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा हैपेजार्ट ना हो, उनका फ़ोन रीचेबल हो एंड वो नंबर स्पीड डायल जो होता है 1 दबाया तो दब गया और कॉल चली गई इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को, या सेकंड दबाया और चली गई। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर उन्हें हेल्प चाहिए, वो एकदम से बुला नहीं पा रहे हैं आपको, तो उनके पास कुछ ऐसा आसपास एक्सेसिबल हो जिससे वो एक इंडिकेशन दे सकें कि विद इन द हाउस या बाहर विसिनिटी में कोई नेबर्स जो है उनकी हेल्प के लिए आ सकें। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर फॉल हो गया है या वो गिरने वाले हैं बट इंजरी से बच सकते हैं तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। I hope this video is again useful. Please make use of it. Let's protect all our elderly. उनको गिरने से बचाएं. It is important and it is also kind of promoting because हम इस तरह से उनके एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं।
एंड कोई भी क्वेरी हो आपको इसके रिगार्डिंग, देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। आपको ये चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड और भी आपको किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई और आपके कंसर्न्स हैं एल्डरली को लेके, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये एक ऐसा टॉपिक है फॉल प्रिवेंशन जो हर घर में हमारे पास एल्डरली पीपल होते हैं, हर घर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स मेक यूज़ ऑफ इट एंड प्रोटेक्ट आवर एल्डरली पीपल। थैंक यू, टेक केयर।